टू पीडी क्लासेस। आज का क्लास हमारा है एंशियंट हिस्ट्री। मौर्य वंश से स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि एरिन और प्लूटार्क और एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को विकुटित डिकोड किया। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम विसता के तट पर आ जाता है और उसको पोरस से युद्ध होता है, जिसे वित्सता या हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। उसके बाद ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है और ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। सिकंदर भारत पर लगभग 19 महीना रहा। ध्यातव्य है कि किसी भी भारतीय स्रोत से सिकंदर के अभियान का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर्स में सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस, अनेसिक्रेटस और निरियाकस सिकंदर की सेना के साथ आने वाला इतिहासकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका समय काल रहा। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्य की क्षत्रिय कुल का वर्जित किया गया है। दूसरी तरफ जैन परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति से संबंधित मानती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्ध प्रांत हुई संधि के चंद्रगुप्त को एरिया, हेरात, आर्कोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान, बलूचिस्तान तथा पेरोपाइनिसादाई, काबुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद जीवन के अंतिम समय चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गया और वहीं सुलेखना उपवास से अपना प्राण त्याग दिया। उसके बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार का समय काल था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। इसे अमित्र घात, भद्रसार, सिंहसेन आदि कहा गया। यूनानी लेखकों के अनुसार उसका नाम अलिट्री चेहिज या अमित्र चेटस था। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकोस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस मौर्य दरबार में आया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में शासन के 8वें वर्ष कलिंग विजय हुआ।
सिहाली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मुगली पुत्तिस का शिष्य बना। इसके पूर्व अशोक शैव धर्म से था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद बौद्ध गया की यात्रा की। 14 वर्ष के बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गया और उसे उल्विक कर मुक्त घोषित किया। भाग 1 कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। उसके बाद अशोक के नाम जानते हैं। अशोक वर्धन विष्णु पुराण में इसको अशोक वर्धन कहा गया। बुद्ध शाक्य मास्की में अभिलेख और भाब्रुलेख में मगधा धीराज कहा गया और प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख में कहा गया। रान्यो अशोक कंगनहल्ली में कहा गया। देवना प्रिय या प्रियदर्शी रुमनई देई या निगलुविया या रूपनाथ गिरनार में कहा गया। महाराज कुमार पनगोरिया अभिलेख में कहा गया। अशोक मस्की गुर्जर नेतुर एवं उडगुलन लेख में कहा गया। लेडस यूनानी लेखक ने कहा मलका अरमाइक लेख से। उसके बाद अशोक का अभिलेख पढ़ते हैं। अशोक के शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला लघुमान से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख सुरकुना से यूनानी तथा अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेख से प्राप्त होता है। उसके बाद अशोक के प्रमुख शिलालेख देखते हैं। प्रथम लेख, इसमें जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया गया है। दूसरा में अशोक द्वारा विजित राज्यों एवं चोल, पांड्या, सत्ययुक्त, केरलपुत्र, चेर, ताम्रपाणि तथा अतियोग यवनराज और अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेशों में भी मनुष्य तथा पशुओं के चिकित्सक का उल्लेख। 8वें लेख में अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख। 11वें लेख में धम्म दान का उल्लेख और 13वें में अशोक के सबसे बड़ा लेख अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख है। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा और अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने इन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्या, सत्ययुक्त और केरलपुत्र और ताम्रपर्णी बताया गया। वैशाली सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित बिहार में स्थित है। अशोक के गुहा लेख दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए। लौरिया अरेराज शतम लेख, ये शतम बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में है। रामपुरवा शतम लेख बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में है। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ शतम लेख बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में है। अशोक के शतम लेख नाम और स्थिति देखते हैं कहाँ वर्तमान पड़ता है। दिल्ली टोपोरा शतम लेख दिल्ली में स्थित है। दिल्ली मेरठ शतम लेख दिल्ली में स्थित है। प्रयाग कौशाम्बी शतम लेख इलाहाबाद प्रयागराज के किले में स्थित है। लौरिया अरेराज शतम लेख जिला पूर्वी चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ शतम लेख जिला पश्चिम चंपारण में स्थित है। रामपुरवा या रामपुरवा शतम राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। उसके बाद से संकिसा या सकासे शतम लेख ये जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश में रखा गया है। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन देखते हैं। मौर्य प्रशासन सम्राट, प्रांत, मंडल, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, खरवटिक, संग्रहालय, ग्राम। उसके बाद चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन के सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य के 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। प्रांत: प्राची मध्य प्रदेश में, पाटलिपुत्र, उदीच उत्तरापथ, तक्षशिला में, दक्षिणपथ स्वर्णगिरी में, अवंती उज्जैन इसका राजधानी था, कलिंग तौसिली। उसके बाद प्रांत चक्रों का प्रशासन कुमारामत्य कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। नगर प्रशासन: मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समिति में विभाजित था। उसके बाद से 6 समिति देखते हैं। प्रथम समिति उद्योग शिल्प का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों का देखरेख करना, तृतीय समिति जनगणना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्यों का व्यवस्था, पंचम समिति विक्रय के व्यवस्था निरीक्षण करना और षष्ठम समिति बिक्री कर व्यवस्था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोत में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई जिला अधिकारी और एंटीनोमोई नगर आयुक्त होते थे। उसके बाद से सैन्य व्यवस्था देखते हैं। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार 4 वर्णों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन हेतु 30 सदस्यीय पृथक विभाग विद्यमान था, जिसे 5-5 सदस्यीय और 6 समितियों में विभाजित किया गया था। ये समितियां इस प्रकार हैं: प्रथम समिति जल सेना से संबंधित, द्वितीय रसद सामग्री के प्रबंधन से, तृतीय पैदल सेना, चतुर्थी अश्वारोही सेना और पंचम गज सेना से, और छठा रथ सेना से। उसके बाद सैनिक प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों में का व्यवस्थापक होता था। यूनानी स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल और 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजैक सैनिक थे। अशोक के प्रवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व लगभग में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी भाग में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रीति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग में बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। उसके बाद शुंग वंश का नींव डाला। शुंग वंश मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग वंश का मगध का शासक बना। उसका उपाधि सेनानी थी। उसने यौवन आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उसके पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य और मनु ने मनु स्मृति की रचना की। उसके बाद पुत्र
अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद कण्व वंश का स्थापना देवभूति की मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। कुषाण वंश कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपना साथ ले गया और कुषाणकलीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे और प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों के शासन रहा। गुप्त वंश समुद्रगुप्त का प्रयागप्रस्थी, कुमारगुप्त का बिलसंड स्तंभ लेख तथा समुद्रगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराज धीराज का उपाधि धारण किया। गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक विष्णुगुप्त और भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया गुप्त वंश को। उसके बाद श्रीगुप्त उपाधि महाराज का किया और उत्तराधिकारी घटोत्कच और चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा उल्लेख मिर्गारी खवन की मंदिर का निर्माण था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उसने राज्याभिषेक 319 ईस्वी के आधार पर इसने गुप्त संवत का शुरुआत की। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। उसके बाद समुद्रगुप्त अभिलेख और सिक्कों पर इसे पराक्रमक, अपरितीरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वरोजो क्षेता और आदि उपाधियां प्रदान की गई है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत के नेपोलियन कहा। आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया गया। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। प्रयागप्रस्थी की रचना हरिसेन ने की। प्रयागप्रस्थी अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख अर्थात प्रयागप्रस्थी में लिच्छवी दोहित्र कहा गया। उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया और तथा सोने का सिक्का जारी किया। रामगुप्त इसका ऐतिहासिक संदिग्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय उसके बाद इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों उपाधियों से भी जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी और कुबेर नागा से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बहलिको और पूर्व में वंग शासकों पर विजय का वर्ण है। चंद्र का पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्री फयान ने इसी के समय भारत की यात्रा की। ऐसा माना जाता है कि
उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटपर्ण, वराहमिहिर, बलुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी रचित प्रशासित से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र के आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त के काल में हुई थी। कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। उसके बाद स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों हुण के आक्रमण का विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित का पुनरुद्धार करवाया था। कोहम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शाक्रदित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध चीनी यात्री संगयुन ने लगभग 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। हैनसंग 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। हैनसंग के अनुसार मगध शासक नरसिंहगुप्त बलादित्य ने मिहिर कुल हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालीदित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने मगध पर शासन किया। उसके बाद गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। उसके बाद आया पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी का माना जाता है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित थे। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण कर इंद्रयुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कनौज के सिंहासन पर बैठाया। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। इसका उपाधि उत्तरापदस्वामी परस सौगात और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। सोमपुर बिहार का भी निर्माण करवाया। कनौज शासक इंद्रयुध पर विजय किया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र ने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। उसके बाद धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अतिचक गांव में स्थित था। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया। गुजराती कवि सुडोल ने इसे उत्तरापदस्वामीन कहा। उसके बाद आया देवपाल। इसे मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किया।
महिपाल। महिपाल प्रथम, इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षुक अतीश दीपंकर ने नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा। उसके बाद आया रामपाल। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय शासक था रामपाल। कवि सुरोल द्वारा उत्तरापद स्वामीन की उपाधि दी गई धर्मपाल को। उदंतपुरी बिहार किस नदी के किनारे स्थित था? पंचानन नदी के किनारे। अरबों द्वारा पाल राज्यों को कहा जाता था रुहमा, और देवपाल की माता का नाम था राना देवी। उसके बाद है कर्नाट वंश। इस वंश का संस्थापक नंद देव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसके पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद देखते हैं मध्यकालीन इतिहास बिहार का। बिहार के इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार और बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया। वह महमूद गौरी का सैन्य कमांडर था। 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत तबकात-ए-नासिरी तथा रियाज उस सलातीन से पता चलता है। बिहार के मध्यकालीन अभिलेख: बुधसेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पचोप ताम्रपत्र, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख। उसके बाद बलाल सेन का सोनखार अभिलेख, महमूद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। इस समय बिहार के शासक थे गोविंदपाल, मगध, इंद्रद्युम्न मुंगेर। उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव थे। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के पश्चात कायम हुआ। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रखा गया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणामस्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। उसके बाद 1495 से 96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार की स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी, कुछ विद्वानों के अनुसार 1486 ईस्वी में हुआ। बचपन का नाम फरीद और पिता का हसन खां, जो कि सासाराम के जागीरदार, और शिक्षा जौनपुर से हुआ। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। महमूद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दुदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया। 1529 ईस्वी में महमूद लोदी के तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत-ए-आला की उपाधि धारण की। उसके बाद 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिक चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह किया। 1534 ईस्वी में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह का उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कनौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य के और सूरवंश की स्थापना की। 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहां के शासक
पुरमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेर शाह पर एक कलंक है। 1544 ईस्वी में मरवार विजय की 1545 में कलिंजा अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था और डॉक्टर कानूनगो के अनुसार आरंभ में लगभग 47 सरकार थी। डॉक्टर सतीश चंद्र के अनुसार शेर शाह अपने संपूर्ण साम्राज्य को 66 सरकार में बांटा था, जिसमें से 19 सरकार सिर्फ बंगाल में थी। सरकार का प्रशासन सिकदारन तथा मुसिफियान द्वारा चलाया जाता था। उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्य रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी। उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी। शेर शाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर से बनाया है। उसके बाद उसके पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1574-75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमशान को बिहार के सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खां 1740 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1556 ईस्वी में सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का नाती बंगाल का नवाब बना। उसके बाद जून 1757 में प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेज से हार गया। जून 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। उसके बाद बिहार के प्रमुख सूफी संत इमाम मोहम्मद ताज फकीर खानकाह मनरे फसारी की स्थापना 1180 ईस्वी में भारत के सबसे पुरानी खानकाहों में से एक है। खानकाह से संबंधित अन्य प्रसिद्ध संत शाह कमालुद्दीन अहमद, शाह अलाउद्दीन बुखारी सतारी, खानकाह बेगूसराय, सिलसिला सतारी, मोहम्मद जिलनी अमझरी कादरी, खानकान अमझर शरीफ औरंगाबाद, सिलसिला कादरी, दरिया साहब, शेख शरीफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, खानकाह बिहार शरीफ, पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी के बाल और अंगूठी सुरक्षित, सिलसिला फिरदौसी। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार अकबर काल सुजाता खां, मिर्जा अजीज कोका राजमान सिंह, जहांगीर काल अफजल खां, शाहजादा परवेज शाहजहां काल में खान आलम इशाता खां, औरंगजेब काल में शाहजादा अजीम। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे आधुनिक इतिहास का, जो बिहार का रहेगा स्पेशल। 10 से 15 मिनट का वीडियो आएगा। उसके बाद से बिहार का इतिहास ख़त्म, फिर भूगोल लाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको पीडी क्लास अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।